चलो दोस्तों, तो आज हम सेल की दुनिया में और भी गहराई तक जाएंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल नीटिफाई बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। चलो जल्दी से फटाफट एनसीईआरटी निकाल लो और शुरू करते हैं एक नए सफर के साथ। चलो, तो शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पे ध्यान देना। ये देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर तुमको इसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। नीटिफाई बायोलॉजी नाम का ही है, नाम कोई चेंज है नहीं। या तो तुम टेलीग्राम पे जाओ या तो तुम इंस्टाग्राम पे जाओ। इंस्टाग्राम पे भी तुमको मिल जाएगा, सेम नाम से ही सर्च करना नीटिफाई बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर तुम डाउट वगैरह पूछ सकते हो। यहाँ पर पीडीएफ के लिए ज्वाइन हो जाओ, और भी कोई अपडेट्स अगर नया आता है तो यहाँ पर तुमको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ज्वाइन हो सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, हम लोग ने कल क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ने कल पढ़ा था व्हाट इज सेल, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग ने सेल थ्योरी को पढ़ा था। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल को भी पढ़ लिया था ना। उसके बाद हमारे पास बचा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल को फुल्ली डिटेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ेंगे बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ने वाले हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से, माइकोप्लाज्मा से और पीपीएलओ से। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेड कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो, हाँ, देखो जैसे कि एक फैमिली मेंबर है। ठीक है, उसमें 5 सदस्य, 5 सदस्य फैमिली मेंबर में। ठीक है, कौन कौन है 5 भाई, देख लो पहले। पापा, एफ एम से तो पता चल ही रहा है ना, एफ से फादर, एम से मदर, फैमिली मेंबर वही हो गया, फादर मदर। फिर देखो इनके बच्चे 3। ठीक है, चलो बच्चे पे नहीं जाते हैं, बस यहाँ पे सिंपली समझो इसको, क्या क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस फैमिली को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेन हेड होता है ना फैमिली मेंबर का, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस फैमिली को। उसी तरह से हम लोग, जैसे कि इस फैमिली में 5 मेंबर है, तो इस फैमिली को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इसके फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इसके पापा। ठीक है, फादर जो है इस फैमिली में, वो क्या इस फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। देर आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं खुद को बहुत तेजी से। ठीक है, और इनका जो शेप है, साइज है, वो भी वेरी करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बैक्टीरिया को हम लोग 4 टाइप्स में बांटते हैं शेप्स के बेसिस पे। कौन कौन सा, तो बैसिलस हो गया जो कि रॉड शेप जिसको बोलते हैं, कोकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीट में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, जो देखो क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। पहला पहला तुमसे पूछ लेगा कि बैसिलस का कैसा शेप होता है, फोकस का कैसा शेप होता है, विब्रियो का कैसा शेप होता है, स्पाइरलम का कैसा शेप होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछ लेगा ना कि बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम दे देगा चारों, और फिर बोलेगा कि इसको, ये जो बैक्टीरिया का जो टाइप्स है, 4 टाइप्स, इसको किसके बेसिस पे हम लोग बांटे हैं, तो किसके बेसिस पे बांटे हैं, शेप्स के बेसिस पे बांटे हैं, ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, नीचे देखो डायग्राम दिया हुआ है, स्फेरिकल का, रॉड शेप का, स्पाइरल का, विब्रियो का। ऐसे तो एनसीईआरटी में ये है नहीं, यहाँ पे सेल वाले चैप्टर में, ये तुमको मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉप चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर स्फेरिकल का हो गया, ये रॉड शेप का हो गया, स्पाइरल का हो गया और विब्रियो का हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अब आगे। चल देखो, तो इसमें कहता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन इफ थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें देखो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्रोकैरियोट्स का बहुत अलग अलग शेप होता है, विब्रियो शेप होता है बैक्टीरिया का, फिर कोकस शेप होता है, बैसिलस शेप होता है, अलग अलग तरह का शेप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है ना कि उसका शेप कैसा भी हो। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी है प्रोकैरियोट्स में, वो उनका शेप कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनका, वो फंडामेंटली एक दूसरे से सिमिलर हैं। ठीक है, लाइन वही कह रहा है,
फंडामेंटली सब एक दूसरे से सिमिलर है, उनका शेप कैसा भी हो, फंक्शन कैसा भी हो, उससे कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखो जितने भी प्रोकैरियोट्स है ना, उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक लेयर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज सिर्फ एक प्रोकैरियोट्स है माइकोप्लाज्मा, उसके पास नहीं होता है, लेकिन सभी प्रोकैरियोट्स के पास ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हम लोग ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि जो सेल है, सेल में जो एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। सेल में फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है यार, ठीक है। नहीं होता है कहने का मतलब ये है कि इसके पास ना जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वही नहीं होता है। न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस लेकिन वेल डेवलप नहीं होता है। अब वेल डेवलप क्यों नहीं होता है भाई? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वही नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियस देखो यहाँ बना के फोटो में समझाता हूँ। सही देखो न्यूक्लियस है, ठीक है, डबल लेयर होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर है क्रोमोसोम, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है इसका, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं है जब इसके पास, जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को जब हम हटा दिए तो इसका जो क्या जेनेटिक मटेरियल हो गया, वो तो नेक्ड हो गया ना, वो तो दिख रहा है ना सभी को। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, लाइन देखो लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। जेनेटिक मटेरियल वो बेसिकली नेक्ड होता है और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, समझे? चलो, अगर ये समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट में लिख देना न्यूक्लियस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन एडिशन टू जीनोमिक, हाँ, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के साथ साथ, अच्छा अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं जीनोमिक डीएनए, ठीक है। अब जीनोमिक डीएनए के अलावा न्यूक्लियस में जो जीनोमिक डीएनए है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में एक और डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। या फिर उसको बोलो सर्कुलर डीएनए, सॉरी स्मॉलर डीएनए, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। वो कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के बाहर में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है बैक्टीरिया का, जिसमें बैक्टीरिया का ये फ्लैजिला वगैरह है, ये पिलाई है, ठीक है, छोटा निकला हुआ, और ये क्रोमोसोम जो कि नेक्ड है, ठीक है। ये राइबोसोम हो गया, फूड ग्रेन्यूल्स, फिर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम, कैप्सूल और स्लाइम लेयर, सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, साइटोसोल यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं क्या? साइटोसोल को ही हम लोग कहते हैं क्या? तो पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो अब देखो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में तो हम लोग ने अभी पढ़ लिया कि ऐसा डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड इज आल्सो टाइप ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड एक टाइप का डीएनए ही है, लेकिन वो जीनोमिक डीएनए नहीं है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं, जो कि न्यूक्लियस में ना होकर, न्यूक्लियस के अंदर ना होकर, न्यूक्लियस वाले रीजन में ना होकर के वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। नेक्स्ट चलो आगे देखो, यहाँ प्लाज्मिड का कुछ फंक्शन दिया है, रोल दिया है यूनिक, ठीक है। तो प्लाज्मिड का ऐसे देखो फंक्शन यही होता है मेन कि फेनोटाइपिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। बैक्टीरिया का फेनोटाइपिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है कौन? प्लाज्मिड डीएनए। अब देखो फेनोटाइपिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो फेनोटाइपिक कैरेक्टर में कौन कौन सा फेनोटाइपिक कैरेक्टर आता है? तो सब एक दिया, दो दिया हुआ एनसीईआरटी में। पहला है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अब किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिलाने का काम कौन करेगा? तो प्लाज्मिड डीएनए करेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉर्जिन डीएनए, फॉर्जिन डीएनए के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी कौन करेगा? तो वहां पे तुम्हारा प्लाज्मिड डीएनए करेगा, ठीक है। अब देखो प्लाज्मिड डीएनए में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सब तुम लोग को पढ़ना है, अब यहाँ पर नहीं पढ़ना, ये सब पढ़ना है बायोटेक वाले चैप्टर में, आगे पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में तुमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट लाइन कहता है, नेक्स्ट लाइन में सिंपली कह रहा है ना कि जैसे कि यूकैरियोट में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसमें से सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम को छोड़ करके, राइबोसोम को छोड़ करके बाकी कोई भी
सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स के पास अब कुछ यूनिक यूनिक चीज भी होता है, जैसे इंक्लूजन के फॉर्म में, ठीक है। अब इंक्लूजन क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब अब देखो, अब जैसे कि ये मेरे पास एक सेल है बैक्टीरिया का, ठीक है, तो उसका ये हो गया ये सेल वॉल, उसके अंदर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना कुछ अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स रहता है, ठीक है। इस इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम, ठीक है। अब ये मेसोसोम क्या है, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये चीज हम लोग को आगे पढ़ना है डिटेल में, अभी इसके लिए टेंशन मत लो, सिर्फ इतना जान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को, सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेसोसोम, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट्स का। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इसेंशियली इनफोल्डिंग्स होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। चलो आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले ये डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहे हैं, चलो ये स्टार मार्क हो गया। एनसीईआरटी का डायग्राम यानी कि समझ लो क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, बनने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल का मतलब है कि आज नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, कभी ना कभी तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए एनसीईआरटी का डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले ये यूकैरियोटिक सेल का दिया हुआ है, जिसका साइज भी दिया हुआ है, साइज भी इंपॉर्टेंट, साइज भी याद रखना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये टिपिकल बैक्टीरिया का साइज दिया हुआ 1 to 2 माइक्रोमीटर, कल जो तुमने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा सिर्फ बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर वाला, ये टिपिकल बैक्टीरिया जिसका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर का, ठीक है। इसका डायग्राम और ये वायरस का डायग्राम, दोनों में डिफरेंस कैसा होगा, देखो प्लोरो में पीपीएलओ में आता है ओ, अब ओ के अंदर तो भाई ओ लिखोगे तो ओ के अंदर छेद तो होगा ना, देखो ओ के अंदर बीच में है ना खाली जगह, उसी तरह से डायग्राम भी देखो, सब में डायग्राम के अंदर बीच में खाली जगह बचेगा, ठीक है। लेकिन जब वायरस का जब तुम डायग्राम देखोगे ना तो इसमें कोई जगह नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ डॉट दिखेगा, ठीक है। जब डॉट दिखा ना तो समझ जाना कि वो वायरस का डायग्राम है, और जब अंदर में सिर्फ खाली जगह दिखे तो समझ जाना कि वो पीपीएलओ का डायग्राम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है तुमसे एमसीक्यू में, पीपीएलओ का डायग्राम देकर के बोलेगा कि ये माइकोप्लाज्मा भी है क्या, वहां पर वो आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर बोलेगा कि तुमसे ये बैक्टीरिया है क्या, ये वायरस है क्या, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तुमको कंफ्यूज करेगा वहां पे। चलो ठीक है, तो वायरस का साइज फिर देख लो, वायरस का साइज होता है 0.022 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। ये सारा डायग्राम हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे हमारा सेल इन्वेलप और उसका मॉडिफिकेशन, सेल इन्वेलप का ही मॉडिफिकेशन। अच्छा, सेल इन्वेलप पहले होता क्या, सेल इन्वेलप बनता किससे है, तो तीन चीज के मिलने से बनता है। कौन कौन से भाई तीन चीज, तो पहला ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीन चीज के मिलने से बना क्या, सेल इन्वेलप, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स होता कहाँ पे है, सबसे बाहर, बैक्टीरिया सेल के सबसे बाहर में होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब चलो, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ इन्वेलप, जितना भी लेयर है ना सेल इन्वेलप का, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका डिस्टिंक्ट फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जब तीनों जब साथ में आता है ना, सेल इन्वेलप का जो तीनों लेयर जब साथ में आता है साथ में, तो एक ये प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसा इन लोग काम करता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो सेल इन्वेलप का जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ग्लाइकोकाइलिक्स, सॉरी, जो ग्लाइकोकाइलिक्स का जो लेयर है ना, वो अलग अलग बैक्टीरिया में उसका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है ग्लाइकोकाइलिक्स का, और उसका थिकनेस भी अलग अलग होता है, ठीक है। थिकनेस तो तुमको नीचे में देखो दिया हुआ है, थिकनेस कैसा कैसा होगा ये तुमको यहाँ बताया हुआ है। जब ये थिकनेस जब थिक होगा या फिर टफ होगा, थिक बोलो या फिर टफ बोलो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। जब लूज होगा तो इसे बोलेंगे स्लाइम बोलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लूज का सिर्फ बात किया तो लूज को ही लेकर चलेंगे, थिक और टफ का बात किया तो इसे थिक और टफ ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो जब थिक होगा और टफ होगा तो इसे हम लोग कैप्सूल बोल रहे हैं, और जब लूज होगा तो स्लाइम लेयर बोल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसे याद कैसे रखना है, तो इसे याद तुम ऐसे रख सकते हो, जैसे कैप्सूल, कैप्सूल यानी कि समझो कि टैबलेट, टैबलेट कौन सा टैबलेट, दवा गोली जो तुम खाते हो, ठीक है, वो टैबलेट, वो टैबलेट को जब तुम टच करोगे ना तो वो
थिक होता है, यानी टफ होता है, दबता नहीं है। दबाने से क्या दब थोड़ी जाता है, बट हार्ड होता है ना, तो क्या टफ है तुम्हारा। देखो तो कैप्सूल कैसा है तुम्हारा, टफ है, ठीक है, थिक है। लेकिन और फिर एक जो बच गया तुम्हारे पास लूज शीथ, स्लाइम लेयर हो जाएगा। एस फॉर स्लाइम भी याद रख लो, और एस फॉर होता है स्मूथ, यहां से भी तुम इसको याद रख सकते हो, एस फॉर स्लाइम लेयर, एस फॉर स्मूथ, और एस फॉर सॉरी, और फिर स्मूथ है तो यानी कैसा है, लूज है, ठीक है। इसको तुम ऐसे करके याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। Cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing। अब जो सेल वॉल है ना, वो देखो सेल वॉल का भी कुछ कुछ अब फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, उसको तुमको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को डिटरमाइन करेगा, फिर क्या करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, फिर क्या करेगा, सेल को ब्रस्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाएगा, ठीक है। ये सारा फंक्शन हो गया किसका, सेल वॉल का। चार फंक्शन है, क्या क्या, सबसे पहला शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को देगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, फिर ब्रस्टिंग से और कोलैप्सिंग से बचाएगा, ठीक है। चलो आगे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सिलेक्टिवली परमेएबल होता है और वो इंटरैक्ट करता है आउटसाइड वाले वर्ल्ड से। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकेरियोट्स, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकेरियोट्स का, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, वहां पे कोई उसमें चेंज नहीं होता है, सिमिलर होता है स्ट्रक्चर उसका, दोनों का सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर होता है, या तो वो प्रोकैरियोट्स का हो या तो फिर वो यूकेरियोट्स का हो। चलो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम। अब देखो यहाँ पे मेसोसोम के बारे में अब आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोसोम के बारे में डिटेल में, ठीक है। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको लोग मेसोसोम बोलते हैं, फॉर्म होता है किससे, किसके एक्सटेंशन से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। कहां पे फॉर्म होता है, तो सेल के अंदर में फॉर्म होता है, सेल के बाहर में नहीं, वही लिखा है देखो, इनटू द सेल। अच्छा अब देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या करेगा ना, अब आउटसाइड द सेल कर देगा, जो कि क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ड पे भी ध्यान देना, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मेसोसोम के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़ लिया था कि मेसोसोम होता क्या है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनफोल्डिंग से बनता है, सेल के अंदर बनता है, उसको लोग मेसोसोम कहते हैं। अच्छा अब देखो जो इसका एक्सटेंशन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सटेंशन होता है उसे हम लोग मेसोसोम तो बोलते हैं, लेकिन मेसोसोम भी तीन टाइप्स के होते हैं, या तो वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, या ट्यूबल्स के फॉर्म में हो सकता है, फिर लैमेला के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो मेसोसोम का अब फंक्शन क्या है, काम क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। 7 फंक्शन दिया हुआ है, सातों को ध्यान में रखना, सातों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सबको एक एक करके समझते हैं। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन कौन करेगा, तो मेसोसोम करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन कौन करेगा, मेसोसोम। डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना कौन करेगा, तो ये भी मेसोसोम ही करेगा। रेस्पायरेशन में मदद करना, ठीक है। फिर सिक्रेशन प्रोसेस, फिर उसके बाद इंक्रीज द सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, फिर इंजामेटिक कंटेंट को बढ़ाना, वो भी कौन करेगा, तो मेसोसोम ही करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये सारा हमारा यहाँ पे मेसोसोम का फंक्शंस कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे नेक्स्ट आते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या है, प्रोकैरियोट्स है, उसका एग्जांपल है, ठीक है। तो बता रहा है यहाँ पे, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या है, कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही कुछ एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरिया का जो सेल है वो मोटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि मोटाइल होगा ही होगा, ठीक है। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा उसके सेल वॉल से, जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। अब समझो क्या होता है यहाँ पे, अगर जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो अगर मोटाइल है ना, तो उसके पास फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, कहां से, तो सेल वॉल से होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर सही क्या होता है कि उस सेल मेम्ब्रेन से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो एक्सटेंशन निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी जब सेल वॉल लिखा है तो हम लोग को भी सेल वॉल ही आंसर वहां पर टिक मारना होगा, सेल मेम्ब्रेन टिक नहीं मारना है, ठीक है। चलो अब देखो, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट। अब देखो बैक्टीरिया के पास बहुत सारे नंबर में और अरेंजमेंट, बहुत सारे अरेंजमेंट में भी फ्लैजिला हो सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लैजिला हो, दो फ्लैजिला हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
पास अरेंजमेंट भी बहुत सारा हो सकता है, अरेंजमेंट करने के बाद एपिकल होगा, लेटरल होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर उसके बाद रेंज, बहुत सारा रेंज भी हो सकता है फ्लैजिला का, ठीक है, नंबर भी बहुत सारा हो सकता है ऐसा। चलो आगे चलते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ ए 3 पार्ट। जो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा 3 पार्ट? तो फ्लैजिलम, सॉरी, फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी, ठीक है। कौन कौन सा? फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी, ठीक है। जो फिलामेंट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है और एक्सटेंड होता है सेल के सरफेस से बाहर की तरफ, सेल के सरफेस से बाहर की तरफ। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा भी बैक्टीरिया के पास 2 और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाई और फिम्ब्रे, जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पे होता है लेकिन ये मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। ये रोल क्या में, मतलब काम इसका क्या होता है जो देखते हैं, इसका काम होता है मेनली अटैचमेंट का, ठीक है। अब पिलाई के बारे में थोड़ा देखते हैं। पिलाई और इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पिलाई है जो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है एक स्पेशल प्रोटीन पिलिन का, ठीक है। जो फिम्ब्रे होता है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है जो कि स्पॉटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ निकलता है। फिम्ब्रे एक स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है और जो फिम्ब्रे होता है वो बना होता है फिम्ब्रिलिन प्रोटीन का, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में इसका काम क्या है? अटैचमेंट का काम है, रॉक से अटैच करना या फिर हॉस्ट टिश्यू के अंदर जाकर के अटैच करना। वहां पर भी कौन अटैच करेगा? तो फिम्ब्रे ये सब अटैच करता है, फिम्ब्रे, पिलाई, ये सब हो गया, ये सब का काम होता है अटैचमेंट का, ठीक है। इन लोगों का काम मोटिलिटी के लिए नहीं होता है। मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है और फिलाई और फिम्ब्रे मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेटमेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और तुम कंफ्यूज करोगे फिम्ब्रे और फिम्ब्रे में और फ्लैजिला में तुम कंफ्यूज करोगे। फिम्ब्रे और फ्लैजिला क्या है उसमें कंफ्यूज करोगे, तो इसको भी ध्यान देना अच्छे से। तो फ्लैजिला क्या होता है? मोटिलिटी के लिए काम करता है। फिम्ब्रे क्या होता है? मोटिलिटी के लिए काम नहीं करता है, वो अटैचमेंट का काम करता है फिम्ब्रे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा डायग्राम भी था ना, डायग्राम भी देख लो। देखो यहाँ पे ये फिलामेंट हो गया जो बाहर की तरफ है, ये हुक हो गया यहाँ पे मुड़ा हुआ, ये बसल बॉडी हो गया। यहाँ पर भी सेम, ये ग्राम निगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इस पे भी तुमको ध्यान नहीं देना है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होगा, ठीक है। फिलहाल तुम यह ध्यान दो, फिलामेंट जो फ्लैजिला है उसका 3 पार्ट होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। सबसे सेल वॉल के पास क्या होगा? बेसल बॉडी होगा जिससे अटैच होता है, फिर उसके बाद हुक आता है, फिर उसके बाद फिलामेंट आता है जो कि बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिविटी, इस पे ध्यान नहीं दो, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी को। तो देखो ग्राम स्टेनिंग आ गया, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखो बैक्टीरिया को हम लोग फिर से 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक है। वहां पर जो हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किए थे ना बैक्टीरिया को, तो किस बेसिस पे? तो शेप के बेसिस पे। यहाँ पर हम लोग 2 ग्रुप में बांट रहे हैं, किसके बेसिस पे? तो पहला जो बेसिस है, जो पहला बेसिस है वो है इसका सेल इन्वेलप, ठीक है। डिफरेंस इन सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप में डिफरेंस है उसके आधार पे। दूसरा जो बेसिस है वो है मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग, स्टेनिंग को किस वे में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो स्टेन को वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, इस बेसिस पे बांट रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बैक्टीरिया को बांटे हैं 2 ग्रुप में, कौन कौन सा? तो एक हो गया ग्राम पॉजिटिव, एक हो गया ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो जो स्टेन को जो ले लेगा वो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन को नहीं ले पाएगा वो हो जाएगा ग्राम निगेटिव। अब लोग फाइंड कैसे करते हैं भाई कि कौन यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम निगेटिव है, ये चलिए हम लोग देखते हैं। ये इसका एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, इसका साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था क्या था? क्रिश्चियन ग्राम। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले बैक्टीरिया को लिया, स्टेप 1 में बैक्टीरिया को लिया जो कि सारा कलरलेस था, उस पर प्राइमरी स्टेन किया। प्राइमरी स्टेन कहने का मतलब कि इस पर क्रिस्टल वायलेट या जेनेटियन वायलेट का कलर डाला, तो सारा बैक्टीरिया क्या हो गया? ब्लू या फिर पर्पल कलर का हो गया। उसके बाद क्या किया, बैक्टीरिया जो था ये वाला ब्लू या पर्पल कलर बैक्टीरिया, इस पे फिक्सेशन किया प्राइमरी स्टेन का। प्राइमरी स्टेन का फिक्सेशन कैसे किया? तो इसको पहले हीट किया, फिर इस पे आयोडीन का ट्रीटमेंट डाला। इस बैक्टीरिया को पहले हीट किया, ठीक है, फिर इस पे आयोडीन ट्रीटमेंट किया, इस बैक्टीरिया को दिया, ठीक है। तो भी बैक्टीरिया का कलर अभी भी वही रहा, सेम ब्लू और पर्पल कलर। अब इस बैक्टीरिया को ना बास किया इथेनॉल से और अल्कोहल से, ठीक है। इस बैक्टीरिया को बास किससे किया? इथेनॉल से और अल्कोहल से। अब जब बास करने के बाद कुछ बैक्टीरिया, यहाँ पे 2 केस बना, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हुआ जो कि ब्लू कलर का रह गया और कुछ कलरलेस हो गया। तो जो ब्लू कलर का रह गया उसे हम लोग बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलरलेस हो गया उसे हम लोग ने बोल दिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आ गया, जो ब्लू कलर को जो ले लिया यानी स्टेंट जो हो गया उसे हम लोग बोल दिए पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलरलेस हो गया जो स्टेन को नहीं ले पाया उसे हम लोग ने बोल दिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग इसे कंफर्म कैसे करेंगे ग्राम निगेटिव वाले को? जो कलरलेस हुआ उसको हम लोग ने सेकेंडरी स्टेन में डाला कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। कंफर्म किया एक बार कि हाँ सच में ये कलरलेस है ना, ये सच में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ना,
इसमें लोगों ने सेकेंडरी स्टैंड डाला। सेकेंडरी स्टैंड में किसको लिया, नेचुरल रेड में लिया। जब इसको नेचुरल रेड में डाला ना कलरलेस वाले को, तो वो रेड कलर का बन गया। तो हम लोगों ने कंफर्म किया कि अच्छा हाँ ये सच में ये क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और ये कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो फर्स्ट टाइम में जो ब्लू कलर का हो जाए उसे हम लोग बोल देंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो ब्लू कलर का ना हो, कलरलेस हो जाए, फिर वो रेड कलर का बन जाए सेकेंडरी स्टैंड के बाद, तो हो जाएगा मेरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ग्राम स्टेन भी कंप्लीट हुआ। ग्राम स्टेन किसने दिया था, क्रिश्चियन विज ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर मेनली ये तुमसे ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं पूछेगा यहाँ पर एग्जाम में, बट देखो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपली बनता है यहाँ पर दो चीज पे। पहली बात कि जो ग्राम स्टेन का जो क्लासिफिकेशन है ना, कितने ग्रुप में हुआ था, 2 ग्रुप में हुआ था। ठीक है, अब उसका बेसिस क्या था, बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है कि बेसिस क्या कौन कौन सा था, एक बेसिस था, 2 बेसिस था, या फिर दोनों बेसिस था। ठीक है, कौन कौन सा था, फर्स्ट वाला बेसिस था या फिर सेकंड वाला बेसिस था, या फिर बोथ दे देगा ऑप्शन। ऑप्शन मतलब हम बता रहे हैं ऑप्शन कैसे कैसे रहेगा, तो पहला ऑप्शन में ये डालेगा, दूसरा ऑप्शन में ये डालेगा, तीसरा में बोथ डाल देगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे क्या मारना होगा, बोथ। तो बेसिस क्या था, पहला सेल इन्वेलप कैसा है, दूसरा स्टेन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्टेन को ले रहा है कि स्टेन को नहीं ले रहा है। ठीक है, वो बेसिस था। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसमें क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होगा जो क्या करेगा, वायलेट स्टेन देगा और अपीयर हो जाएगा, मतलब वायलेट क्रिस्टल वायलेट को टेकअप कर लेगा और पर्पल कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का दिखने लगेगा। ग्राम निगेटिव कौन सा होगा, जो वायलेट स्टेन को नहीं ले पाएगा। ठीक है, अच्छा ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसका पेप्टाइडोग्लाइकन ठीक होता है, 80% होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये स्टेन वाला का तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि स्टेन वाला को जो स्टेन सॉरी जो वायलेट कलर को, वायलेट स्टेन को ले रहा है, टेकअप कर ले रहा है, और जो पर्पल कलर बन जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, मेरा ग्राम पॉजिटिव हो जा रहा है। तो जो नहीं ले पा रहा है वो ग्राम निगेटिव हो जा रहा है। इस बेसिस पे तो हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन इस बेसिस का क्या, सेल इन्वेलप पे क्या, सेल इन्वेलप के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सेल इन्वेलप जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना उसका सेल इन्वेलप है जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, 80% पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उस स्टेन को रिटर्न कर लेता है, यानी उस स्टेन को ले लेता है। ठीक है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें 10 to 20% ही पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और अल्कोहल क्या करता है, उसको डिग्रेड कर देता है और उसके सेल वॉल को पोरस बना देगा, और फिर वो उस वायलेट स्टेन को नहीं ले पाता है। ठीक है, इसमें लिपिड कंटेंट है जो बहुत कम होता है इसमें ग्राम पॉजिटिव में, और इसमें 20 से 30% लिपिड होता है ग्राम निगेटिव वाले में। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम को ना समझो तो बेटर है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, सब आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी तो ऐसे ये भी है, बट चलो फिर भी एक बार देख लेना जरूरी है, क्योंकि अब पता नहीं नीट में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पूछ सकता है। चलो अब राइबोसोम को देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो राइबोसोम देखो, यहाँ पर राइबोसोम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स वाला। राइबोसोम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वो होगा यूकेरियोट्स वाला, यूकेरियोट्स के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, वो यूकेरियोट्स के लिए पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के लिए। देखो राइबोसोम associated with the plasma membrane of a cell, they are about 15 to 20 nanometer in size and made up of two subunit 50s 30s which they present together to form a 70s prokaryotic ribosome। ठीक है, चलो अब देखो इसमें कहता क्या है, पहला लाइन में कह रहा है कि जो सबसे पहला बात एक स्लाइड से हम समझते हैं। इसमें पहली बात हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के लिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस सेल में, इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का जगह है ना वो कहाँ पे रहता है, जो देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल में ही ऐसे करके राइबोसोम रहेगा, पूरा साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है, बल्कि जबकि यूकैरियोट में जो राइबोसोम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, सेल के पूरे साइटोप्लाज्म वाले एरिया में रहेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ही रहता है सिर्फ राइबोसोम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो लाइन कहता है ना, उसके बाद वाले भी लाइन को भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद वाला लाइन कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 50s प्लस 30s वाले राइबोसोम होते हैं, और दोनों मिलके 70s का राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। देखो 50 और 30 मिलके तो ऐसे होना चाहिए था 80s, लेकिन 80s ना हो करके ये होता है 70s। ठीक है, जो कि सही भी है। देखो कैसे, ये तो पता ही होगा, नहीं पता होगा लेकिन तुम आगे भी पढ़ लोगे अभी कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है। ठीक है, एक होता है लार्जर यूनिट, ठीक है,
एक होता है स्मॉलर यूनिट। एक मिनट। चलो ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ये लार्जर यूनिट है, लार्जर सब यूनिट। ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है ना ये 50s का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s का होता है। ठीक है। अब 30 और 50 दोनों मिलकर तो होना चाहिए था 80s, लेकिन यहाँ पे होता है 70s। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना कुछ ओवरलैपिंग होता है, ये ओवरलैपिंग के वजह से ही ये 50s और 30s मिलकर के 70s ही हो पाता है, बल्कि होना चाहिए था 80s, लेकिन 80s ना हो करके ये 70s ही हो जाता है। क्यों? रीजन इसका क्या है? रीजन है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के चलते। ठीक है, ये होता है। ठीक है। अब प्रोक्रिएटर में जो लार्जर यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट, वो 50s का होता है, स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स का अभी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो। यूकैरियोट में देखो क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये प्रोक्रियोट्स का, लिख दे रहा हूँ ऊपर में, कंफ्यूज करोगे फिर। ये सारा था प्रोक्रियोट्स का। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स में देखो क्या होगा। यूकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट है ना वो होता है तुम्हारा 60s का, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो होता है 40s का। अब देखो यहाँ पर होना क्या चाहिए, 60s और 40s मिल करके तो 100s होना चाहिए था, लेकिन ये 100s ना होकर के यहाँ पर 80s होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हो रहा है तुम्हारा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये 80s का हो जाता है। ठीक है, ये भाई हमारे बायोलॉजी का मैथ। ठीक है, हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं, 60 प्लस 40 100, 50 प्लस 30 80, बट नहीं, बायोलॉजी का मैथ अलग है। बायोलॉजी में 50 प्लस 30 70 होता है, 60 प्लस 40 80 होता है। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजी का मैथ हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ribosome are the site of a protein synthesis. Several ribosome are attached to a single mRNA to form a polyribosome or polysome. The ribosome or polysome translate the mRNA into protein. ठीक है, राइबोसोम का फंक्शन दिया, और राइबोसोम क्या है, एक ऐसा साइट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद वाला भी, मतलब ये सारा लाइन यहाँ पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाला लाइन क्या कहता है, इस लाइन को समझते हैं। देखो वो लाइन कहता है ना, ये मेरे पास एक mRNA है। अब mRNA क्या है अगर नहीं पता है तो ये तुम लोग पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में। अभी ये पढ़ोगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पर बताया जाएगा mRNA, tRNA, rRNA क्या होता है, ये सब वहाँ पर तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर टेंशन नहीं लो। तो सिंपली भी जान लो mRNA कुछ होता है। ठीक है, RNA का ही टाइप्स है। चलो अब देखो, अब ये mRNA के ऊपर आएगा राइबोसोम। ये ऊपर में आता है लार्जर सब यूनिट, नीचे में आ जाएगा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये हो गया। और आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ। चलो आ गया इतना। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मेरे पास एक mRNA, उसके पास बहुत सारा क्या है, उसके पास राइबोसोम, उसके एक mRNA, उसके ऊपर उस mRNA पे बहुत सारा क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारा राइबोसोम है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ठीक है, चलो ये हो गया।
मतलब सिंपली इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक एमआरएनए पे जब बहुत सारा जब राइबोसोम आकर के लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। अच्छा, अब इसका काम क्या है भाई, क्यों लगता है आकर के एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम, ऐसा क्या हुआ? तो देखो काम क्या रहता है ना, एमआरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। जब एमआरएनए के ऊपर जब राइबोसोम आता है ना, ठीक है, राइबोसोम आता है तो प्रोटीन का ट्रांसलेशन शुरू होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसलिए अब कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है इसका, ये तुम लोग सब आगे पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में, वहीं पे तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि एमआरएनए क्या होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह होता है, वो सब तुम लोग को वहां पे पढ़ने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस जान लो कि हाँ ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, और एमआरएनए के ऊपर जब बहुत सारा राइबोसोम आता है तो हम लोग पॉलीसोम बोलते हैं। बस इतना ही जानना है अभी, दैट्स इट। चलो अब आगे चलते हैं, खत्म हो गया। चलो देखो, अब एक आता है प्रोकैरियोट में, जो तुम लोग ने पढ़ा था इंक्लूजन बॉडी, जो बोला था ना मैंने कि आगे आएगा तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा। देखो इंक्लूजन बॉडी आ गया। चलो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, एक रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट्स का, जहां पर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर भी ना कुछ शरीर में रिजर्व मटेरियल रहते हैं ना, जैसे कि हमारे अंदर में फूड स्टोर होता है, प्लांट्स के अंदर भी फूड स्टोर होता है, ब्लड स्टोर होता है, उसी तरह से प्रोकैरियोट्स में भी रिजर्व मटेरियल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है, कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है। ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है। अब इसमें हमको फूड को स्टोर करना है, फूड को स्टोर करेंगे कहाँ, तो साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा कि एक इंक्लूजन बॉडी बनता है, इसी में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है। देर आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, और ये जो इंक्लूजन बॉडी होता है कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। लाई फ्रीली लाई करता है साइटोप्लाज्म में। इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा, तो फॉस्फेट ग्रेन्युल्स, साइनोफेसी ग्रेन्युल्स, ग्लाइकोजेन ग्रेन्युल्स, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आ सकता है एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। अच्छा, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, देखो गैस वैक्यूल्स दो जगह पाया जाता है, ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन वाले बैक्टीरिया में, और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। अच्छा, गैस वैक्यूल्स, जब नाम में गैस आ रहा है, गैस वैक्यूल्स में जब नाम ही में गैस है, तो इसका काम क्या होगा, गैस स्टोर करेगा, और क्या करेगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। गैस को स्टोर क्यों करेगा भाई, खाना तो उसको बनाना नहीं है बैक्टीरिया को, ठीक है। कि अब गैस है, सिलेंडर है, ये सब ये तो गैस नहीं है ना, गैस वैक्यूल्स है तो इसमें गैस रहेगा। गैस क्यों रहेगा, तो बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि जैसे पानी में अगर कोई बैक्टीरिया है तो पानी के ऊपर रहे, ऊपरी सतह पे रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसमें इसलिए उसमें गैस वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्लूजन बॉडी, यहाँ तक ये भी कंप्लीट हुआ। चलो अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे, ठीक है। तो अब है द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स प्रोटिस्ट्स, प्लांट, एनिमल, फंगी। यूकैरियोट में पहले आते कौन कौन है, तो प्रोटिस्टा आता है, प्लांटी आता है, एनिमलिया आता है, फंगी आता है, ठीक है। ये सारे यूकैरियोट्स हैं। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of a cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझते हैं क्यों चाहिए। देखो ये सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अच्छे से बना देते हैं थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस से निकला इधर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वो कह रहा है ना, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसके अंदर पूरे में तो साइटोप्लाज्म को रहना चाहिए था, लेकिन वो रह तो पूरा पा नहीं रहा है, वो कंपार्टमेंट में बढ़ चुका है। किस कारण, ये जो ऑर्गेनल्स आ गए ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब जो ऑर्गेनल्स के आने की वजह से ना जो साइटोप्लाज्म था वो कम, यानी कि कंपार्टमेंट में बढ़ चुका है। देखो अभी पूरा, पहले क्या था, जब ये नहीं था तो पूरे में रहता था, ये पूरे एरिया में, लेकिन अब कितना एरिया में रह रहा है, सिर्फ इस वाले एरिया में रह रहा है, इतना इस एरिया में नहीं रह रहा है। इस एरिया में क्या है, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर भी नहीं है साइटोप्लाज्म, ये पूरा कंपार्टमेंट में बढ़ चुका है। इसका कहने का अर्थ यही है, ठीक है। देखो पूरा कंपार्टमेंट में ये बढ़ चुका है। अब पहले क्या था, पहले की पूरे में रह रहा था, पूरे सेल्स में रहता था, ठीक है। पहले का कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले यूकैरियोटिक सेल वैसा था वैसा था, नहीं। वो पहले कहने का मतलब है जो कि यूकैरियोटिक से पहले जो सेल का फॉर्मेशन हुआ था ना, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल डायरेक्टली तो नहीं आया, सबसे पहले क्या था,
पहले तो प्रोकैरियोट्स था, प्रोकैरियोट्स के बाद में यूकैरियोट्स आया है। यूकैरियोट्स के पहले जो सेल था उसका कहने का मतलब है, वही कह रहा हूँ कि पहले क्या था, यहाँ पे पूरे में था, लेकिन जैसे जैसे यूकैरियोट्स सेल्स का फॉर्मेशन होते गया, ठीक है, उस तरह से क्या हुआ, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म था वो कंपार्टमेंट में बट गया, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट में बट चुका है, ठीक है, किसकी वजह से, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की वजह से। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल पॉजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर इन्वेलप। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल के पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम में, और जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल क्या थे, आइडेंटिकल थे ना, अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल तो आइडेंटिकल थे ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, एक भी आइडेंटिकल नहीं होता है, सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाओगे तो अलग अलग तुमको सेल देखने को, यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट। देखो ना, सबसे पहला एग्जांपल दूंगा, प्लांट और एनिमल का ही मिल जाएगा, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों तो यूकैरियोटिक सेल ही है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों एकदम अलग अलग है, ठीक है, दोनों तुमको आइडेंटिकल देखने को मिलेगा ही नहीं कुछ भी चीज। तो डिफरेंट कैसे है, तो जो प्लांट सेल है, फॉर्मर यानी कि यहाँ पे क्या है, प्लांट सेल, प्लांट्स के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल होगा, प्लास्टिड होगा और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, लेकिन ये सारी चीज एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन वही दूसरे साइड अगर देखा जाए, एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। ये देखो एनिमल सेल है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना, इसको याद करना, ध्यान देने का मतलब वही है, याद करोगे सारा डायग्राम को। यहाँ पे क्या करेगा एग्जाम में, एग्जामिनर ये चीज को छिपा देगा, बोलेगा कि ये क्या था, यहाँ पे ये छिपा देगा, बोलेगा क्या था, सब सब नहीं देता है, कुछ कुछ छिपाएगा और दे देगा, बोलेगा ये क्या था, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग पार्ट रहेगा ना, वही ज्यादातर देता है, इजी वाला नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट सेल, इसमें भी इसको भी याद करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार मार्क कर दिया हूँ, जहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, खास करके याद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे देखता हूँ अगर इसका कोई ट्रिक वगैरह मिलेगा याद करने का तो मैं बता दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पे और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर, जो इतने बहुत सारे अधिकतर प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर, और अधिकतर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो पुअरली डिफाइन होता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं उसके पास न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइन होता है और सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे फर्दर न्यूक्लियस वाले टॉपिक में, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लास्टिड, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि फंगी, प्लांट, एनिमल सेल्स ये सारे यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का डिफरेंस, ठीक है। एनिमल सेल्स जनरली स्मॉल होता है, प्लांट सेल जनरली लार्ज होता है। स्मॉल और लार्ज होने का यही कारण है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है और इसमें जो वैक्यूल्स होता है ये बहुत छोटा रहेगा, ब्रिस्टल लाइक रहेगा और फैला रहेगा, लेकिन प्लांट सेल में जो 90% वॉल्यूम सेल का वैक्यूल ही लिए रहता है, इसलिए वो लार्ज होता है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्ट द प्रोटोजोन इग्लूना में लेकिन प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, वैक्यूल जो एनिमल सेल में स्मॉल होगा, स्कैटर्ड रहेगा पूरे में, और प्लांट सेल में परमानेंट होता है, वैक्यूल होगा ही होगा और लार्ज होगा, सेप वैक्यूल होता है। अच्छा, वैक्यूल में भी कौन सा वैक्यूल, सेंट्रल सेप वैक्यूल, ये याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल सेप वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। अच्छा, एनिमल सेल हैव सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडी, एनिमल सेल के पास सिंगल एक हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडी होता है, लेकिन प्लांट सेल के पास सिंपलर होता है, यूनिट गोल्जी बॉडी होता है, जिसको हम लोग डिप्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता है, लेकिन प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होता है, लैक होता है, ठीक है। ये हो गया, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो पार्ट 3 भी जल्दी आ रहा है,
तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।